गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज मैं उसी बुक का क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, इसमें से अध्याय 6 का ये अंक होमोसिस्टीन का नया साथी पढ़कर बताने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी होमोसिस्टीन के बारे में सुना है? क्या कभी आपके डॉक्टर ने होमोसिस्टीन के स्तर की जांच के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराने को कहा है? संभवतः नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस अध्याय में पढ़ने के बाद आपको आश्चर्य ज़रूर होगा कि क्यों हुआ। कुछ लोगों ने इसके बारे में कभी सुना होगा और बहुत थोड़े अब भी ये मानते होंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल की तरह खतरनाक है और इससे कार्डियोवैस्कुलर बीमारी होती है। इस अनुमान के मुताबिक आज विश्व में लगभग 15% लोगों में दिल के दौरों और हृदयाघात का कारण रक्त में होमोसिस्टीन का स्तर बढ़ना है। इसका मतलब ये है कि हर साल अमेरिका में लगभग 2,25,000 दिल के दौरे, 24,000 हृदयाघात और 90 लाख कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के लिए सीधे सीधे होमोसिस्टीन जिम्मेदार होता है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस खतरनाक तत्व के बारे में अधिक जानना ही बेहतर है, खासकर जबकि आप यह जान जाएं कि अतिरिक्त विटामिन बी लेकर आप इसका स्तर ठीक कर सकते हैं। होमोसिस्टीन क्या है? होमोसिस्टीन की रिसर्च का इतिहास बहुत ही रोचक है। इसकी शुरुआत में डॉक्टर किल्मर मैकुली के कैरियर के साथ होती है। 1965 में हार्वर्ड स्कूल से ग्रेजुएट डॉक्टर किल्मर एक कुशल पैथोलॉजिस्ट और शोधकर्ता थे। उन्हें बीमारियों और बायोकेमिस्ट्री के संबंध पर शोध करने में आनंद आता था। वे बहुत प्रसिद्ध थे और जल्द ही उन्हें मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के एसोसिएट पैथोलॉजिस्ट व हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के पैथोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे प्रतिष्ठित पद सौंपे गए। अपने कैरियर के प्रारंभ में ही डॉक्टर किल्मर की होमोसिस्टीनूरिया नामक बीमारी में विशेष रुचि पैदा हो गई थी। ये बीमारी ऐसे बच्चों में पाई जाती थी जिनमें आनुवंशिक दोष होता था और उनमें मीथियोनाइन नामक आवश्यक एमिनो एसिड टूट नहीं पाता था। ऐसे बच्चों में अत्यधिक मात्रा में सह उत्पाद बनाता था जिसे होमोसिस्टीन कहा जाता था। किल्मर ने इस बीमारी से पीड़ित 2 किशोर बच्चों के मामले का अध्ययन किया। उनकी मृत्यु दिल के दौरों से हुई थी। दोनों मामलों में एक आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों की उम्र 8 साल से कम थी। जब किल्मर ने दोनों की पैथोलॉजी स्टाइड्स का अध्ययन किया तो पाया कि इनकी धमनियां ठीक उसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई थी जिस तरह किसी बुजुर्ग की धमनियां कठोर होने पर क्षतिग्रस्त होती हैं। इस अध्ययन के बाद डॉक्टर किल्मर ने बताया कि शरीर में ताउम्र पाए जाने वाले होमोसिस्टीन के स्तर में कम या अधिक बढ़ोतरी के कारण दिल का दौरा और हृदयाघात हो सकता है। जैसा कि इन 2 बच्चों के मामले में पता चलता है कि होमोसिस्टीन का निर्माण मिथोनाइन नामक आवश्यक एमिनो एसिड के टूटने के दौरान होता है। मिथोनाइन
मांस, अंडे तथा दूध, पनीर, सफ़ेद आटा, डिब्बाबंद भोजन तथा उच्चतम प्रसंस्कारित भोजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हमें जीवित रहने के लिए मिथियोनाइन की ज़रूरत होती है। हालांकि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की लंबी सूची देखकर आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अमेरिका की लोगों के पास इनमें से अधिकतर पोषक तत्व होते हैं। हमारा शरीर सामान्य तौर पर हेमोसिस्टीन को या तो सिस्टीन या पुनः मिथियोनाइन में बदल देता है। सिस्टीन और मिथियोनाइन हानि रहित उत्पाद होते हैं और किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि होमोसिस्टीन को सिस्टीन में तोड़ने या फिर मिथियोनाइन में परिवर्तित करने वाले एंजाइम को इस काम के लिए फोलिक एसिड, विटामिन B12 तथा B6 की आवश्यकता होती है। यदि शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो रक्त में होमोसिस्टीन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो फिर हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? हमें डॉक्टर किल्मर मैक्यूली के पास वापस चलना चाहिए। सही चीज़ गलत युग। 60 के दशक के अंतिम तथा 70 के दशक के प्रारंभिक सालों में किल्मर का होमोसिस्टीन सिद्धांत कई मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ और बड़े उत्साह से इसका स्वागत किया गया। किल्मर के विभाग प्रमुख डॉक्टर बेंजामिन कैसल ने उन्हें पूरा सहयोग दिया और उनके शोध को विशेषज्ञों के एक प्रतिष्ठित समूह में भी दिखाया। लेकिन 1975 आते आते ये सिद्धांत अपनी प्रगति खो चुका था। डॉक्टर कैसल सेवानिवृत्त हो चुके थे। विभाग के नए प्रमुख ने किल्मर से अपने शोध के लिए स्वयं ही फंड जुटाने अन्यथा शोध छोड़ने के लिए कहा। उनकी प्रयोगशाला भी तल घर में स्थानांतरित कर दी गई थी। किल्मर ने बहुत समय तक कड़ा संघर्ष किया, लेकिन अंततः समय और पैसा दोनों ही खत्म हो गए। 1979 में नए विभाग प्रमुख ने किल्मर को सूचित किया कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल उन्हें नौकरी के लिए निकाल रहा है, क्योंकि उनका होमोसिस्टीन तथा हृदय रोगों का सिद्धांत अभी तक साबित नहीं हो पाया था। क्योंकि किल्मर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल तथा मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के में साथ साथ काम करते थे। इस कारण जनवरी 1979 में उन्हें इन दोनों जगह से हाथ धोना पड़ा। हार्वर्ड में किल्मर के सहपाठी रह चुके MIT मूर्खतापूर्ण सनक और लोगों में सनसनी फैलाने वाले अफवाह बताया। शीघ्र ही मैसाचुसेट्स जर्नल के पब्लिक अफेयर डायरेक्टर ने भी उनके होमोसिस्टीन सिद्धांत को हॉस्पिटल या हार्वर्ड से जुड़े रहने से इनकार कर दिया। आखिरकार किल्मर ने भी इसे बंद करना ही ठीक समझा। डॉक्टर किल्मर अपने समय से काफ़ी आगे थे, लेकिन आज विश्व की नज़र एक बीमारी के प्रमुख कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे व्यक्ति से ऐसी दुश्मनी क्यों? इस निराशावाद और उदासीनता के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या कोलेस्ट्रॉल शोधों पर खर्च किया जाने वाला भारी फंड इनका कारण था? उन दिनों कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक सिद्धांत जबरदस्त जोर पकड़ रहा था और किल्मर की परिकल्पना
ने साफ तौर पर उनके भविष्य को चुनौती दी थी कि टेक्सास यूनिवर्सिटी की मेडिकल ब्रांच में के अध्ययन और अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन के 1979 व 1980 के में अध्ययन रह चुके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस जेम्स ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल के अलावा किसी अन्य दिशा में होने वाला शोध के लिए आपको फंड नहीं दिया जा सकता। आपको किसी वैकल्पिक सवाल के लिए जानबूझकर हताश किया जा रहा था। मैंने अपने पूरे जीवन में किसी भी विषय पर इस प्रकार की खराब प्रतिक्रिया पहले कभी नहीं देखी थी। सभी विरोधी सिद्धांतों के शांत होने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का सिद्धांत अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। दवा कंपनियां अरबों डॉलर कमा रही थी। हर किसी को विश्वास हो चुका था कि दिल का दौरा और हृदयघात का प्रमुख कारण रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल की अत्यधिक मात्रा है। क्या आपको नहीं लगता है कि उन लोगों ने जनता व चिकित्सा समुदाय को दवा बेचकर एक अच्छा काम किया है? होमोसिस्टीन में फिर से दिलचस्पी। 1990 में डॉक्टर मीर स्टेम्फर ने डॉक्टर किल्मर के होमोसिस्टीन सिद्धांत में रुचि दिखाई। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में एपिडेमियोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशन प्रोफेसर डॉक्टर मीर ने स्वास्थ्य अध्ययनों में लगे लगभग 15,000 डॉक्टरों के होमोसिस्टीन के स्तरों का अध्ययन किया। डॉक्टर मीर ने बताया कि रक्त में होमोसिस्टीन का बढ़ा हुआ थोड़ा सा स्तर भी हृदय रोग की आशंका को बढ़ाता है। जिन लोगों के रक्त में होमोसिस्टीन का स्तर उच्चतम होता है उनमें दिल के दौरे की आशंका सामान्य होमोसिस्टीन स्तर वाले व्यक्तियों की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। यह पहला ऐसा बड़ा अध्ययन था जिसमें होमोसिस्टीन को हृदय रोग के लिए स्वतंत्र रूप में जिम्मेदार माना गया था। फरवरी 1995 में डॉक्टर जैकब सेलहब ने भी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में बताया कि प्लाज्मा में होमोसिस्टीन का उच्च स्तर कैरोटिड धमनी के संकरेपन के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है। कैरोटिड धमनी मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करती है। इसके साथ ही डॉक्टर जैकब ने यह भी बताया कि जिन मरीजों में होमोसिस्टीन का स्तर उच्च रहता है उनके शरीर में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 तथा B6 की कमी पाई जाती है। एक अन्य बड़े अध्ययन द यूरोपियन कंसल्टेंट एक्शन प्रोजेक्ट में यह संकेत किया गया कि होमोसिस्टीन का स्तर जितना अधिक होगा दिल के दौरों की आशंका उतनी ही बढ़ जाएगी। होमोसिस्टीन का जो स्तर पहले सामान्य माना जाता था अब वह अचानक ही खतरनाक माना जाने लगा था। शोधकर्ताओं के लिए ज़्यादा चिंता की बात यह थी कि जिन मरीजों में दूसरे जोखिम वाले कारकों उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल तथा बढ़ा हुआ या धूम्रपान के साथ होमोसिस्टीन का बढ़ा हुआ स्तर पाया गया उनमें वैस्कुलर बीमारी के नाटकीय रूप से बढ़ोतरी हुई। इन चिकित्सीय प्रयासों में परिणामों से ये प्रमाण मिले कि शरीर में होमोसिस्टीन का कम स्तर ही बेहतर होता है। अचानक शोधकर्ता ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि वास्तव में होमोसिस्टीन कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का एक स्वतंत्र बड़ा कारण है। यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल खेमे के पुराने समर्थकों की भी यही राय थी।
इनमें से एक समर्थक नेशनल हार्ट लंग्स एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ब्लॉग लैंडफैट का भी कहना था कि होमोसिस्टीन के उच्च स्तर का खतरा फिलहाल साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये शोध का एक महत्वपूर्ण विषय है। आज निर्विवाद रूप से ये प्रमाण मौजूद है कि होमोसिस्टीन के कारण कोरोनरी आर्टरीज डिजीज, हृदयघात तथा वैस्कुलर बीमारियां होती हैं। मुझे पैसा दिखाओ दवाइयों की वित्तीय शक्ति। जब आप ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि दिल के दौरे के शिकार आधे से अधिक लोगों में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्यों होता है, डॉक्टर किल्मर की होमोसिस्टीन परिकल्पना पर ध्यान देने में चिकित्सा समुदाय को 25 साल क्यों लग गए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर तथा ब्रिघम वुमेन्स हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर चार्ल्स हेनकेंस का कहना था कि सालों से हम दिल के दौरे के मरीजों को दी जाने वाली एस्पिरिन के फायदों के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं। वे कहते हैं कि हाल ही में मैंने FDA सलाहकार समिति की बैठक में मजाक में कहा था कि यदि एस्पिरिन का प्रभाव आधा कर दिया जाए, इसे 10 गुना महंगा कर दिया जाए और डॉक्टर की सलाह पर दी जाए, तो हो सकता है लोग इसे ज़्यादा गंभीरता से ले लेंगे। अब कम से कम दवा कंपनियों तो इसे गंभीरता से ले रही हैं और इसके स्वास्थ्य के लिए फायदों को डॉक्टरों के साथ बांट रही हैं। यहाँ पर स्थिति बिल्कुल समान है। एस्पिरिन की तरह ही विटामिन बी भी होमोसिस्टीन के बढ़े हुए स्तर को प्रभावी तरीके से कम करता है। डॉक्टर मीर के मुताबिक होमोसिस्टीन के शोधों के व्यावसायिक फायदों से इस तरह नहीं बचा जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसके माध्यम से पैसा कमाना ही नहीं चाहता है। आइए देखते हैं कि चिकित्सा समुदाय और दवा उद्योग ने कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटाने वाली संश्लेषित दवाएं बनाकर कितना पैसा कमाया है। हर साल खरबों डॉलर इस प्रकार की दवाइयों से कमाए जाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर के खतरे के बारे में किसने बताया? US टुडे में कोलेस्ट्रॉल कम करने के महत्व के बारे में पूरे पेज का विज्ञापन कौन देता है? दवा कंपनियां। क्यों? क्यों नहीं कोई होमोसिस्टीन का स्तर कम करने की जानकारी देने के लिए टीवी या समाचार पत्र में विज्ञापन देता है। शायद विटामिन B12, B6 और फॉलिक एसिड को बेचकर अधिक धन न कमाया जा सकता हो। दुख की बात है कि हम दवाइयों की अर्थव्यवस्था की लहर के शिकार हो गए हैं। क्या यही वह वजह रही जिसके कारण डॉक्टर किल्मर मैक्यूली को अपने शोध फंड और हार्वर्ड में नौकरी से हाथ धोना पड़ा था? डॉक्टर किल्मर के शोध से शायद पैसा अधिक न मिले, लेकिन लोगों को होमोसिस्टीन के खतरे के बारे में अवश्य जागरूक किया जा सकता है। डॉक्टर किल्मर के मुताबिक पिछले कुछ सालों के दौरान उम्र बढ़ने का कारण पब्लिक हेल्थ है, न कि दवाइयाँ। लेकिन पब्लिक हेल्थ से आर्थिक लाभ नहीं होता है। लोगों को बीमारी के बचाव
से आर्थिक लाभ नहीं होता है। वे तो दवाइयों के द्वारा गंभीर बीमारियों का इलाज कर लाभ कमाते हैं। क्या होमोसिस्टीन का कोई उचित स्तर है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल अनेक कोशिका अंगों का हार्मोन के उत्पादन के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन होमोसिस्टीन से शरीर को कोई लाभ नहीं होता है। शरीर में होमोसिस्टीन का स्तर जितना अधिक होगा, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का खतरा उतना ही अधिक होगा। इसी प्रकार इसका उल्टा भी सही है। होमोसिस्टीन का स्तर जितना कम होगा उतना ही बेहतर है। ऐसा कोई भी स्तर अभी तक नहीं पता चला है जिसके नीचे होमोसिस्टीन को सुरक्षित माना जा सकता हो। आपको अपना होमोसिस्टीन स्तर कम हो से कम बनाए रखना चाहिए। अधिकांश प्रयोगशालाएं होमोसिस्टीन का सामान्य स्तर 5:15 माइक्रोमोल्स प्रति लीटर रक्त का माइक्रोमोल प्रति लीटर के बीच मानती है। हालांकि चिकित्सा साहित्य कहता है कि जब यह स्तर 7 माइक्रोमोल प्रति लीटर से अधिक हो जाता है तो कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ज़्यादातर मरीज अपना होमोसिस्टीन का स्तर 7 से कम ही रखना चाहेंगे। यदि आपका होमोसिस्टीन स्तर 12 से ऊपर पहुंच गया है तो समझ लीजिए कि आप गंभीर संकट में हैं। जब भी चिकित्सा समुदाय किसी नए खतरे की पहचान करता है तो परीक्षण के मामलों को भुला दिया जाता है। ऐसा ही कुछ कोलेस्ट्रॉल के साथ हुआ था और होमोसिस्टीन के साथ भी होगा। इसीलिए अपने डॉक्टर की उस सलाह से ज़्यादा संतुष्ट न हो कि 10 या 11 के बीच होमोसिस्टीन का स्तर सामान्य है और कोई चिंताजनक बात नहीं है। यदि आप में कार्डियोवैस्कुलर बीमारी के कोई लक्षण नहीं है तो आप होमोसिस्टीन का स्तर 9 से ज़्यादा न होने दें। साथ ही यदि आप किसी प्रकार की कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से पीड़ित हों या आपके हृदय रोग का खतरा हो तो ये स्तर 7 से नीचे होना चाहिए। होमोसिस्टीन स्तर को कैसे कम किया जाए? होमोसिस्टीन के उच्च स्तर की समस्या के वास्तव में 2 पहलू हैं। पहला, आपके भोजन में मिथियोनाइन की मात्रा है जिसे शरीर को चयापचय की क्रिया द्वारा तोड़ना होता है। इसके लिए आपको मांस और दूध उत्पादों के सेवन में सावधानी बरतना चाहिए। क्या यह रोचक तथ्य नहीं है कि इन्हीं भोज्य पदार्थों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल की उच्च मात्रा होती है? स्पष्ट रूप से हमें ये भोज्य पदार्थों के स्थान पर अधिक फल, सब्जियां और प्रोटीन लेने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि मिथियोनाइन एक अनिवार्य एमिनो एसिड है। हालांकि अमेरिकी भोजन में हम हमेशा इसकी सामान्य से अधिक मात्रा का सेवन करते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि हम फॉलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B12 का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, जिससे होमोसिस्टीन को तोड़ने वाला एंजाइम तंत्र प्रभावी रूप से काम कर सके। ये जानना भी रोचक है कि जिन सभी शोधों में बढ़े हुए होमोसिस्टीन को हानिकारक बताया गया उन सभी में विटामिन B का स्तर भी कम पाया गया। मैं अपने सभी मरीजों को 1000 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, 50 से 150 ग्राम माइक्रोग्राम विटामिन B12 तथा 25 से 50 मिलीग्राम विटामिन B6 लेने की सलाह देता हूँ। याद रखें, होमोसिस्टीन का स्तर जितना कम हो उतना ही बेहतर है। यदि संभव हो तो मैं
सभी लोगों में होमोसिस्टीन का स्तर 7 से नीचे देखना चाहूँगा। जब मेरे मरीजों में होमोसिस्टीन का प्रारंभिक स्तर 9 से ऊपर हो जाता है तो मैं उन्हें विटामिन बी के पोषक तत्व देना शुरू कर देता हूँ और 6-8 हफ्तों तक उनके रक्त स्तर की लगातार जांच करता हूँ। विटामिन बी की खुराक से होमोसिस्टीन का स्तर 15 से 75% तक घट जाता है, लेकिन सभी मरीजों पर विटामिन बी का इतना अच्छा प्रभाव नहीं होता। यह मेरे लिए संकेत होता है कि इन बीमारियों में मिथाइलीकरण की समस्या है। शरीर द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जो शरीर में होमोसिस्टीन का स्तर कम कर इसके हानिकारक सह उत्पादों का निर्माण करती है। मिथाइलीकरण की कमी। मिथाइलीकरण की कमी सिर्फ होमोसिस्टीन के बढ़े हुए स्तर के लिए ही जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि यह अनेक प्रकार की गंभीर क्षयकारी बीमारियां जैसे कुछ प्रकार के कैंसर, अल्जाइमर, डिमेंशिया आदि का भी मुख्य कारण होती है। इस अध्याय को लिखते समय मुझे हाल ही में हुए एक शोध के जरिए ऐसे प्रशिक्षण के बारे में पता चला है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि अल्जाइमर डिमेंशिया का खतरा किसे सबसे अधिक है। मैंने इस अध्ययन को बहुत ही गौर से पढ़ा है। क्या आप जानते हैं कि इस नए परीक्षण में क्या जांचा जाता है? जी हाँ, रक्त में होमोसिस्टीन का स्तर। हम पिछले कई सालों में से अपने क्लिनिक में ये टेस्ट करते आ रहे हैं क्योंकि ये बताता है कि होमोसिस्टीन का बढ़ा हुआ स्तर न सिर्फ विटामिन बी की कमी का संकेत है, बल्कि यह शरीर में मिथाइल शरीर में न सिर्फ होमोसिस्टीन के स्तर को कम करते हैं, बल्कि ये मस्तिष्क के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का उत्पादन भी करते हैं। सबसे कम महत्वपूर्ण मिथाइल प्रदाता का नाम विटामिन या ट्राई मिथाइल ग्लाइसिन TMG है। इसका होमोसिस्टीन के स्तर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि होमोसिस्टीन स्तर मनचाहे स्तर तक कम नहीं होता है तो मैं प्रतिदिन के लिए विटामिन बी के साथ 1:5 ग्राम TMG भी जोड़ देता हूँ। डॉक्टर किल्मर मैकुली अंतिम तथ्य। 10 अगस्त 1997 को न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन में द फॉल एंड राइज ऑफ किल्मर मैकुली शीर्षक के एक लेख प्रकाशित हुआ। उसमें उनकी कहानी के खत्म होने के बारे में विस्तार से बताया गया था, जिसका संबंध हमसे भी था। तो दोस्तों, ये बुक है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत ही बेहतरीन। इसको आप सुनकर पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। आप खुशियाँ ला सकते हैं परिवार के लिए। तो दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई हरी सिंह बिष्ट, हेल्थ सलाहकार। थैंक यू, धन्यवाद। अगले अंक में और दूसरे सब्जेक्ट से की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।